नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान का निर्माण भाग 2। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे और कहानी हमारी उसके आगे ही चलेगी। हमने जहां पर कहानी को हमने छोड़ दिया था, हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक हमने बात कर लिया था, 1945 तक। आज हम बात करेंगे 1946 से, उसके आगे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, और यहाँ से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्लीज़ आप इनको नोट करते रहिएगा और जितना हो सके उतना आप लोग इसको नोट करके रिवाइज़ करिए या फिर वीडियो को देखिए। ठीक है, जैसे भी करके आपको मतलब ये है कि मतलब तैयार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अब बनना शुरू हो जाएगा। जो भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था हमने कल उसको कवर कर लिया है और आज से काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें चलेंगी। ठीक है, अगर आप ग्रुप सी, ग्रुप डी या फिर यूपी पुलिस या लेखपाल या किसी का भी अगर तैयारी करते हैं तो यहाँ से आप बेझिझक पढ़ सकते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अब हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, 1945 तक हमारी बात हो चुकी है। ठीक है, और आज हम बात करेंगे 1946। 1946 में क्या हुआ था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो ये आया था 1946 में। ठीक है, कभी कभी तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन कब आया था, तो आपको बताना होगा कि 1946 में आया था। इसके सदस्य काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिए क्रिप्स। क्रिप्स, ठीक है। दूसरे जो हैं वो हैं लवर्नेस। लवर्नेस, ठीक है। और तीसरे जो हैं वो हैं अलेक्जेंडर। और ये वही क्रिप्स हैं जो 1942 में आ चुके हैं भारत में, जिनका हम लोगों ने त्याग कर दिया था। ठीक है, हम लोगों ने उनका बात नहीं माना था। क्रिप्स मिशन 1942, ठीक है, ये वही क्रिप्स हैं जो इसमें इसमें भी सदस्य बन करके आते हैं। ठीक है, अच्छा। देखिए, संविधान सभा बनाने वाली कुल जो सीटें थीं, ठीक है, संविधान संविधान सभा सभा बनाने बनाने वाली कुल सीटें, कुल जो सीटें थीं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा कैसे कैसे। 389 ये कुल सीटें थीं। ठीक है, संविधान सभा बनाने वाली ये कुल सीटें थीं। ठीक है, लेकिन इनको हम बांटेंगे दो भाग में। दो भाग में ये बटेगा। ठीक है, जिसमें से 296 जो है, यानी कि 296 और 93 जोड़ेंगे तो अब 389 हो जाएगा। तो 296 जो है ये है ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत। ठीक है, 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश भारत से थीं ये। और 93 यानी कि 93 जो सीटें थीं वो थीं प्रिंसली स्टेट से। प्रिंसली स्टेट, ठीक है, ये यहाँ से थी। दोनों में अंतर क्या था? दोनों में अंतर बस इतना ही था कि प्रिंसली स्टेट जो था ये वाला, ठीक है, ये 93 जो सीटें थी प्रिंसली स्टेट वाली। तो जैसे मान लीजिए कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। ठीक है, अच्छा, तो हुआ यूँ कि मान लीजिए कि ये रानी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये रानी है। ठीक है, अच्छा, तो ये रानी इस पर डायरेक्ट रूल करती थी, ब्रिटिश इंडिया पर। ठीक है, लेकिन प्रिंसली स्टेट पर क्या होता था कि यहाँ पर इनडायरेक्ट ये रूल करती थी। मीन्स रूल तो यहाँ पर भी करेगी लेकिन इनडायरेक्ट होगा, यानी कि प्रिंसली स्टेट में राजा भी हुआ करते थे। ठीक है, और ये राजा रानी को रिपोर्ट करते थे। ठीक है, और ब्रिटिश भारत में क्या था कि यहाँ पर रानी के जो मतलब जो अधिकारी होते थे वो डायरेक्ट रानी को ही रिपोर्ट किया करते थे। ठीक है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश भारत पर प्रत्यक्ष रूप से
ठीक है, शासन था। और यहाँ पर प्रिंसली स्टेट पर अप्रत्यक्ष रूप से था, अप्रत्यक्ष रूप से था, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर था। देखिए शासन दोनों जगह था, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष था और यहाँ पर अप्रत्यक्ष था। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये भारत है हमारा, ये तो हमारा हाल फिलहाल का भारत हो गया, ठीक है, बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। तो इसमें क्या था कि कुछ हिस्से पर रानी डायरेक्ट रूल नहीं करती थी और कुछ हिस्से पर रानी जो थी वो डायरेक्ट रूल किया करती थी, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ पर डायरेक्ट रूल करती थी वो ब्रिटिश भारत था, और जहाँ पर इनडायरेक्ट रूल करती थी वहाँ पर उसको प्रिंसली स्टेट कहा गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब जो 296 था, अब हम उस 296 को ही बांटेंगे। अब 296, ठीक है, 296 था ना ब्रिटिश इंडिया वाला, अब इसको भी 2 भागों में बांटना है। तो ये हो जाएगा 292 और यहाँ पर हो जाएगा 4। अब ये क्या चीज़ है, तो इसको समझते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये था आपका ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस यानी कि ब्रिटिश प्रांत, ओके। और ये जो 4 था, ये 4 था चीफ कमिश्नरियाँ, चीफ कमिश्नरियाँ, चीफ कमिश्नरियाँ, ठीक है, प्रोविंस। तो इसमें क्या है, चीफ कमिश्नरियों में आपको नाम याद रखना है। पहला था दिल्ली, ठीक है, दूसरा था अजमेर जो कि राजस्थान में था, अजमेर मारवाड़ वाला क्षेत्र, अजमेर मारवाड़, ठीक है। तीसरा जो था वो था कुर्ग जो कि कर्नाटक में है, कुर्ग कर्नाटक, आप पढ़ेंगे आगे, कुर्ग, ठीक है। और चौथा जो है वो है बलूचिस्तान, अभी ये पाकिस्तान में है, ठीक है। अच्छा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि 296 को हमने 2 भागों में बांटा, 292 और 4 चीफ कमिश्नरियाँ। चीफ कमिश्नरी में कौन था, तो दिल्ली था, अजमेर मारवाड़ था, ठीक है, बलूचिस्तान था और कुर्ग था। इन चारों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हुआ यूँ कि ये जो 93 हैं, 1 मिनट, 93 नहीं यहाँ पर है, वो आगे आएगा, प्रिंसली स्टेट वाला है वो। तो मान लीजिए कि ये पहले हमने 93 को देखा, ठीक है, और 296, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 389, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। तो ये जो है, ये जो 93 जो सीटें थी, इन पर इलेक्शन नहीं हुआ था, नो इलेक्शन, नो इलेक्शन, ठीक है, इस पर कोई चुनाव नहीं हुआ था। यानी कि ये लोग बिना चुने हुए आए थे, जो भी राजा महाराजा यहाँ पर हुआ करते थे वही लोग उनको अपने नुमाइंदों को उन्होंने कहा था कि तुम लोग जा करके संविधान सभा में अपना बैठ करके देख लो, जो भी लोग बुला रहे हैं करके देख लो, अपना समझ लो, ठीक है। और ये 296 जो सीटें हुआ करती थी, इन पर इलेक्शन हुआ था, ठीक है। अभी आप सोचेंगे कि इलेक्शन तो हमारा 1951 में हुआ था, तो ऐसे कैसे हो गया, इतना पहले कैसे हो गया, 1947 में कैसे हो गया, ठीक है। तो ये इलेक्शन जो था ये डायरेक्ट नहीं था, ये इनडायरेक्ट था, इनडायरेक्ट था, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव था, ओके। तो इसमें क्या है
कि मान लीजिए कि पहले हमने देखा 389 को, अब मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ आपको जल्दी जल्दी। 389 तो ये हो गया 296 प्लस कितना था 93, ये प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, ये ब्रिटिश इंडिया था। फिर हमने 296 को भी बांटा दो भागों में, 292, ठीक है, और 4। इसको आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे ये बंट रहा है आगे चल करके, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो 296 जो सीटें थीं, इस 296 सीट में क्या हुआ कि 208 जो सीटें थीं वो आईएनसी को मिली। आईएनसी उस समय बहुत बड़ा पार्टी हुआ करता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके। और 93 जो सीटें थीं वो थी मुस्लिम लीग, ठीक है। और 15 जो था ये था अदर पार्टियों को भी मिला था, अदर पार्टीज, ठीक है, उन लोगों को मिला था। इसको आप जोड़ेंगे तो 296 हो जाएगा, ठीक है। अरे 8 3 11, 11 5 16, 16 को 6 हासिल 1, 7 1 8, 8 1 9, ठीक है, हासिल तो कुछ लगा नहीं, और ये 2 का 2 उतर जाएगा, 296 हो गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में बनाना है कि कैसे कैसे सीटों का बंटवारा हो रहा है। अभी अब आगे देखेंगे कि किस प्रकार से इन लोगों में विच्छेद हो जाएगा। देखिए ये जो 296 जो सीटें थी ना, ये तो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा आई थी, ये तो आपको पता चल ही गया, ठीक है। लेकिन ये प्रतिनिधि कितने लोगों का कर रहा था ये पूछा जाता परीक्षा में, तो एक जो सीट था, एक सीट ये तकरीबन 10 लाख लोगों का, 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 389 सीटें हमारी जो थीं, अगर इनका गुणा अगर 10 लाख से कर देंगे आप, तो आप देखेंगे 38 करोड़ 90 लाख के करीब संख्या बैठेगा, जो कि सही भी है। हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश में तकरीबन 40 करोड़ के करीब आबादी हुआ करती थी, ठीक है। आज तो उसका 3 गुना से भी ऊपर हो गया है, ठीक ना। देखिए एक फैक्ट मैं बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा में लगभग सारी बड़ी हस्तियाँ थीं, ठीक है, लेकिन संविधान सभा में 2 लोग नहीं थे, और ये 2 लोग समझ लीजिए कि ऐसा नाम है जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। पहले थे महात्मा गांधी, ठीक है, और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये 2 लोग संविधान सभा में नहीं थे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये अब मैं कुछ डेट लिखूंगा, उनको आपको याद रखना है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 9 दिसंबर 1946, ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इसमें और क्या याद रखना है हमें, तो इसमें एक अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष थे, क्या नाम था इनका, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अब यहीं आप देखेंगे कि जैसे ही जब दूसरी बैठक हो रही है 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हो रही है, ठीक है, तो इसमें आप क्या देखेंगे, ये सेकंड मीटिंग है, ये इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये सेकंड मीटिंग हो रही है।
इसमें हम क्या कर रहे हैं कि स्थाई अध्यक्ष हम चुनते हैं किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल करके हमारे ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनेंगे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बनेंगे ये, लेकिन अभी इसमें टाइम है। अच्छा, ये तो अध्यक्ष की बात कर दिए हम। उपाध्यक्ष कौन था? तो उपाध्यक्ष थे हमारे H.C. मुखर्जी। ठीक है, ये दो नाम आपको याद रखना है। एक और नाम है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है कि सलाहकारी कौन था? आखिर में संविधान सभा जब बन रही थी तो उनको सलाह देने के लिए कोई रहा होगा ना, तो वो कौन था? तो सलाहकार, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ये थे बी एन राव। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसमें 15 जो थी वो महिलाएं भी थीं। 15 महिलाएं भी थीं इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है चलिए उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए। उद्देश्य प्रस्ताव, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये 13 दिसंबर 1946 को किसने प्रेजेंट किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसको प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर 1946 को। और ये 22 जनवरी, ये दोनों डेट पूछा जाता है। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पास हो गया था। यानी कि इस पर किसी ने भी विरोध नहीं जाहिर किया था, सबने कह दिया था कि हाँ नहीं ठीक है, आपने जो बनाया वो बिल्कुल सही है। और उद्देश्य प्रस्ताव को लाने का श्रेय पूरा जो जाता है वो जवाहरलाल नेहरू को ही जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके हमारी प्रस्तावना बनेगा, जो कि हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति क्या था ये? तो देखिए, हमें इस चीज़ को समझना होगा कि प्रारूप समिति में, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए डेट आप याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947, ठीक है, को ये पारित हुआ था। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो आप बता दीजिएगा कि 29 अगस्त 1947। अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन कभी कभी क्या करता है, थोड़ा सा अंदर जब जाएगा तो वो पूछेगा कि इसके सदस्यों का नाम बता दीजिए, तो 3-4 नाम दे देगा उसमें आपको फंसाने के लिए। तो नाम याद रखिएगा, पहला जो नाम है वो है एन गोपाल स्वामी अय्यर। एन गोपाल स्वामी अय्यर, अयंगर है ये। ठीक है, अयंगर। दूसरा कौन है? दूसरा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर।
अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये अय्यर है, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी, ठीक है। चौथा क्या है? चौथा है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सादुल्ला, ठीक है। पांचवा नाम एन माधवराव, एन माधवराव, एन माधवराव। और छठा जो है कौन है? ये है टी कृष्णामाचारी, टी कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी, ठीक है। 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद मतलब ये आए थे, ये डीपी खेतान मतलब थे इसमें पहले, लेकिन उनका मृत्यु हो गया था 1948 में, तो फिर ये टी कृष्णामाचारी आ गए थे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 6 लोग हैं कुल मिला के, 6 लोग, 6 + 1, ये कौन है? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, और ये बाकी 6 लोग सदस्य। यानी कि अगर जब पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि प्रारूप समिति में कुल कितने लोग थे, तो आप बताएंगे 7, और अगर पूछ दिया कि अध्यक्ष को छोड़ करके कितने लोग थे, तो आप बताएंगे 6। फंसाने के लिए आपको पूछ सकता है, देखिए दोनों ऑप्शन दे देगा, लेकिन पूछने का जो टेक्निक होगा वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछेगा कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, ठीक है, तो आप बताएंगे 7, और अगर पूछेगा कि अध्यक्ष को छोड़ करके कितने थे, तो आप बताइएगा 6। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और ये नाम आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आगे। तो इस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए वीडियो हमारी 22-23 मिनट की तकरीबन हो ही गई है, और कल मैं आप लोगों को बताऊंगा संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, और इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या, 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक क्या हुआ, दूसरा वाचन कैसे चला, फिर तीसरा वाचन कैसे चला, फिर 26 नवंबर 1949 को हम देखेंगे जब हमारा संविधान जो है अंगीकृत कर लिया जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या, 22 जुलाई को भी देख लेंगे कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, मतलब ये सारी चीज़ों को हम देखते जाएंगे और समझते जाएंगे, ठीक है। तो कल हमारा संविधान का निर्माण का तीसरा पार्ट होगा, और वो अंतिम होगा, और फिर उसके बाद हम संविधान का स्रोत देखेंगे, जो कि वो अगला मतलब वीडियो आएगा परसों। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।